हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 17 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। मैंने आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि ये कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि भूमसेन देवता की पूजा करते हैं। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी है थारू, थारू जनजाति। देखिए, थारू जो शब्द लिया गया है, ये थेरावत नाम के एक शब्द से लिया हुआ। इसको बोलते हैं थेरावत। अब ये थेरावत क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाला एक तबका थेरावत कहलाता है। तो इसी से ये वर्ड निकला है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता पूजे जाते हैं, जैसे कि भगवान शिव, भगवान राम, दुर्गा माता, उन सभी की पूजा तो करते ही हैं। साथ में भूमसेन देवता की भी पूजा करते हैं। और इन देवता को ये इसलिए मानते हैं कि भूमसेन देवता बेसिकली इनके लिए पृथ्वी के देवता माने जाते हैं। और पृथ्वी में जो कुछ भी इनको मिल रहा है, इस पृथ्वी से इनको हवा मिल रही है, अन्न मिल रहा है, जिसकी वजह से जीवित रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। इस वजह से भूमसेन देवता को मानते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। थारू जनजाति भारत के उत्तरी हिस्से में रहने वाली जनजाति है। इतना ही नहीं, नेपाल में भी थारू जनजाति पाई जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थारू जनजाति हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं उनको तो मानते ही हैं, साथ में बौद्ध धर्म में भी इनकी मान्यता है। तो जिन लोगों ने भी थारू आंसर किया था उन सभी के आंसर सही है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस है जिसको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा? तो ये है छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस जिस तरीके से पिछले 25 सालों से कार्यरत है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इसकी सराहना करी गई है। पिछले साल से अभी तक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, चाहे वो एफआईआर के मामले हों, चाहे वो किसी भी और दूसरे मुद्दों से जुड़े हुए मामले हों, उन सभी को रिजॉल्व करने में सबसे ज्यादा सक्सेस रेट छत्तीसगढ़ पुलिस का रहा है। इवन छत्तीसगढ़ पुलिस भारत की 11वीं ऐसी पुलिस बन गई है जिसको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड यूजुअली राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होते हैं उस समय पर, उस इवेंट में, तो होम अफेयर्स मिनिस्टर भी उसे वितरित कर सकते हैं। तो इस बार अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी। इस टाइम पर छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई है बीजेपी की, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई। क्या नाम है? विष्णुदेव साई। और यहाँ के गवर्नर हैं इस टाइम पे रामेन डेका। रामेन डेका। और आज वीडियो लेट हो गया है, इसके बारे में रात में ही मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था। तो जो लोग टेलीग्राम पे हैं वो लोग अपडेट पाते रहते हैं और क्विज भी पाते हैं। जो लोग नहीं हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, ताकि अगर वीडियो आने में या क्लास के बारे में यूट्यूब की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो टेलीग्राम पर ही वो शेयर कर दी जाती है। हाल ही में अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट जो है, जिसके अंतर्गत रामलला मंदिर का उद्घाटन किया गया था इसको बनाकर, तो इसको हाल ही में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान इसको दिया गया है ब्रिटिश सोसाइटी काउंसिल के द्वारा। देखिए, ब्रिटिश सोसाइटी काउंसिल जो है वो इस तरीके के हर उन परिसरों को सम्मानित करती है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से जहां पर सेफ्टी मेजर्स काफी बेहतर बनाए गए हैं। तो जो राम मंदिर बना हुआ है, ये पूरा लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो निगरानी करी गई थी वो टाटा काउंसलिंग इंजीनियर्स के द्वारा करी गई थी। कहने का मतलब ये है कि लार्सन एंड टूब्रो मंदिर को जब बना रहा था तो ये किस तरीके से बना रहे हैं, साथ में हर एक मानक इनका टू द मार्क है कि नहीं, इस सारी चीज की जिम्मेदारी टाटा ग्रुप के ऊपर थी। तो टाटा एंड एल ने मिलकर इसे बनाया हुआ है, और इसीलिए टाटा को भी सम्मानित किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लार्सन एंड टूब्रो को गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखें, श्री राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ब्रिटिश सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा, और लार्सन एंड टूब्रो एंड टाटा को गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित। भारत सरकार की इस योजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत भारत के अंदर जो वाटरवेज कार्गो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बूस्ट किया जाएगा? तो इस योजना का नाम रखा गया है जलवाहक। देखिए, आमतौर पर यह तो बहुत टाइम हो गया, कई सदियां हो गई, जब समुद्री रास्ते पर लगातार व्यापार हो रहा था। लेकिन अब क्या है कि भारत के अंदर ही जो जलमार्ग है, हमारे देश के अंदर जो मुख्य नदियां हैं, जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इन नदियों के ऊपर
जो कार्गो वेसल है वो चलाए जाएंगे। मतलब सामान को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नदियों में भी छोटे जहाज चलाए जाएंगे। तो इनको बढ़ावा देने के लिए वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा हाल ही में 3 वेसल लॉन्च किए गए हैं। ये 3 वेसल आने वाले समय में 30 में कन्वर्ट हो जाएंगे धीमे धीमे करके, और पूरे भारत भर में एक से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने में आसानी भी होगी, इसमें लागत भी कम आएगी और समय भी कम लगेगा। भारत सरकार ने यह भी अनाउंस किया है कि आने वाले समय में अगले 1 साल में जो भी कंपनी इसमें 300 किलोमीटर कवर करेगी वेसल्स का, उनको 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार 2027 तक के लिए 95 करोड़ का निवेश कर रही है। 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया जाएगा। तो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो ऑफिशियल मैस्कॉट लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, और इस मैस्कॉट का नाम है माउली। क्या नाम है? माउली। अब ये माउली वर्ड आया कहाँ से है? जो आपको पिक्चर में पक्षी दिखाई दे रहा है ना, इस पक्षी का नाम है मोनाल। क्या बोलते हैं इसे? मोनाल पक्षी। और ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है। मोनाल पक्षी बहुत ही खूबसूरत है, और उत्तराखंड में हर साल ये दिखाई देता है जगह जगह पर। तो मोनाल पक्षी के नाम पर माउली वर्ड लिया गया है मैस्कॉट का। इस बार के जो नेशनल गेम्स हैं, इनकी शुरुआत 28 जनवरी से होगी और 14 फरवरी 2025 को इनका समापन होगा। पूरे भारत भर से 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा लेंगे आकर, और 38 तरीके के गेम्स। ये जो नेशनल गेम्स होंगे, इनका आयोजन उत्तराखंड के अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें, इन नेशनल गेम्स की जो टैगलाइन रखी गई है, वो रखी गई है संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक। उत्तराखंड में गवर्नर है इस टाइम पे गुरमीत सिंह। कितने ऐसे मंत्री हैं जिनको महाराष्ट्र की नई सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है? तो आपको पता ही है, 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई है, और बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, और अजीत पवार एनसीपी के डेप्यूटी सीएम हैं, और साथ में एकनाथ शिंदे शिवसेना के, ये भी डेप्यूटी सीएम है। तो 2 डेप्यूटी सीएम और चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। तो हाल ही में यहाँ के मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है। तो टोटल 39 मंत्री हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है। अब इन 39 में से 33 जो हैं ये एमएलए हैं, जिनको प्रॉपर कैबिनेट में जगह मिली है, और जो 6 हैं इनको स्टेट मिनिस्टर की पोस्ट मिली हुई है। अब इन 39 में भी अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर मिलाकर पार्टी बनी है पूरी, क्योंकि अकेले बीजेपी की पूरी सीट तो है नहीं, शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर पूरी सरकार बनाई है गठबंधन की। तो इसलिए टोटल जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पर बीजेपी के 19 मिनिस्टर्स को कैबिनेट में जगह मिली है, और शिवसेना के जो हैं एकनाथ शिंदे के, इनकी तरफ से 11 मिनिस्टर्स को जगह मिली है, और एनसीपी के टोटल अगर बात करें तो 9 लोगों को जगह मिली है। तो 19 और 11 ये हो जाता है 30, और 30 और 9 39। इस तरीके से 39 मिनिस्टर्स को कैबिनेट में जगह मिली हुई है। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन के द्वारा सभी को शपथ दिलाई गई। ध्यान रखें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट होता है उसको उस राज्य के गवर्नर शपथ दिलाते हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। इनका नाम है जेवियर माइली। क्या नाम है? जेवियर माइली। इनको हाल ही में कौन से देश के द्वारा सिटीजनशिप दे दी गई है? तो देखिए, जेवियर माइली जो हैं, इनके जो पेरेंट्स थे वो इटली के निवासी थे। तो इन्होंने भी इटली की नागरिकता के लिए अप्लाई किया था, और स्पेशली इटली की जो राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनके द्वारा अप्रूवल दिया गया है इनकी नागरिकता को लेकर। हालांकि इनको नागरिकता तो मिल गई, लेकिन अब इनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। एक तबका ये बोल रहा है कि भाई इनको नागरिकता, अगर ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं तो फिर इन्हें इटली की नागरिकता की क्या पड़ी हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने देश का पहला नागरिक होता है, उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने देश के लिए होती हैं। तो इस वजह से इनको क्रिटिसिज्म में मिल रहा है। दूसरी तरफ इटली के बारे में अगर बात करें, तो जिस तरीके से हमारे देश की नागरिकता के लिए, मतलब भारत की नागरिकता के लिए मिनिमम 5 साल आपको भारत में रहना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। इटली में आपको मिनिमम 10 साल रहना होगा, तब आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो, जबकि इनके साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। इस वजह से भी इटली के लोग भी इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इटालियन गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपको इतनी क्या जल्दी थी इनको नागरिकता देने के लिए। ये सारी चीज़ों की वजह से
दोनों को ही, इटली की सरकार को और अर्जेंटीना की सरकार को, दोनों को ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। इटली में एक और कानून है कि जैसे मान लीजिए कि आप भारत से बिलोंग करते हैं और आप इटली में गए रहने के लिए कुछ दिन के लिए, वहां पर आपका बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा स्टिल वहां पे भले ही पैदा हो गया है, लेकिन अभी वो नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकता जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाएगा। पहले वो 18 साल का हो, एडल्ट हो जाए, उसके बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएगा। फिर इटालियन गवर्नमेंट फैसला लेगी कि नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इटली की कैपिटल है रोम। यहाँ की करेंसी है लीरा। क्या बोलते हैं? लीरा। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ये कौन सा देश है जो कि पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है? इन शॉर्ट इसको सीपीटी पीपी बोलते हैं। ये जो ग्रुप है इसकी स्थापना साल 2018 में करी गई थी। इस ग्रुप के अंदर कई सारे देश हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड है, मैक्सिको, मलेशिया, जापान और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, पेरू हो गया। ये सारे कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर आते हैं। इस ग्रुप का मेन उद्देश्य ये है कि पैसिफिक रीजन से जितना भी व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जाए और सिक्योर रूप से ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाए प्रशांत महासागर के ऊपर। हाल ही में इसको ज्वाइन करने वाला देश है ब्रिटेन, और इसी के साथ पहला यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन बन गया है। ब्रिटेन इसके लिए पिछले कई सालों से अप्लाई कर रहा था, लेकिन अब जाकर यह फैसला लिया गया है कि ब्रिटेन को जगह दे दी गई है। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में विप्रो जी हेल्थ केयर के साथ पैक्ट साइन किया है और हेल्थ सेक्टर में जो हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे? तो ये है एम्स। एम्स दिल्ली, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सबसे बड़ा एम्स दिल्ली का ही है। इन्होंने विप्रो के साथ पैक्ट साइन किया है। आने वाले समय में विप्रो इस प्रोजेक्ट के अंदर $1 मिलियन की धनराशि इन्वेस्ट करेगा। इस पैसे की मदद से एम्स और विप्रो दोनों मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कई सारी डिवाइसेस बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर फोकस रखा जाएगा तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो ऑन्कोलॉजी के ऊपर, कि मतलब कैंसर को ट्रीट करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाए जाएं। दूसरा, कार्डियोलॉजी के ऊपर यहाँ पर फोकस रखा जाएगा, मतलब लंग्स और हार्ट से जुड़ी हुई जो डिसीज हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। और तीसरा जो यहाँ पर फोकस रखा जाएगा वो न्यूरोलॉजी के ऊपर रखा जाएगा, मतलब ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हेल्थ इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। 2024 का विमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप जो है, ये इस बार दूसरी बार लगातार भारत ने जीत लिया है। भारत ने इस टाइटल को बचाने के लिए किसको हराया फाइनल में? फाइनल में भारत ने चीन को हराया इस बार। वैसे तो ये ड्रॉ हो गया था मैच, लेकिन बाद में पेनाल्टी शूटआउट में गया और वहां पे चाइना को 3-2 से भारत ने हरा दिया। आज तक ये जो टाइटल खेला गया है इस बार, ये 8वां टाइटल खेला गया है और भारत 8 में से 2 बार ये टाइटल जीत चुका है। पिछला बार भी भारत ने ही जीता था, इस बार भी भारत ने ही टाइटल जीता है। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया रहा है। इन खेलों की शुरुआत इस बार 7 दिसंबर को करी गई और हाल ही में 15 दिसंबर को इनका समापन हुआ है। करीब एक सप्ताह तक ये खेल चले हैं और इसका जो वेन्यू है ये आप ध्यान रखें, ओमान की कैपिटल मस्कट में इस बार ये गेम्स खेले गए हैं। भारत सरकार की तरफ से ये जो विमेन्स जूनियर हॉकी टीम जीती है, इन सभी खिलाड़ी के लिए, प्रत्येक खिलाड़ी के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि आवंटित करी गई है। मतलब हर एक खिलाड़ी को सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और जो सपोर्ट स्टाफ है उनको 1-1 लाख रुपए मिलेगा। टीबी मुक्त भारत अवेयरनेस क्रिकेट मैच कौन सी टीम के द्वारा जीता गया है? तो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक टीम बनाई गई थी लोकसभा की जिसका नाम है लोकसभा स्पीकर 11, और दूसरी राज्यसभा की जिसका नाम है राज्यसभा चेयरमैन 11। दोनों टीमों के बीच में टीबी मुक्त करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था और मैच रखा गया दोनों टीमों के बीच में। यह मैच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इसमें लोकसभा टीम ने राज्यसभा टीम को हराया। लोकसभा की जो कप्तानी कर रहे थे वो अनुराग सिंह ठाकुर कर रहे थे और अनुराग सिंह ठाकुर के ही द्वारा शतक बनाते हुए 111 रन की पारी खेली गई और इसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया था और फाइनली उनको ही ट्रॉफी भी सौंपी गई।
अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें तो कांग्रेस के एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये बेस्ट बॉलर रहे। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल टाइटल इस बार किसने जीता है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं ऋत्विक, संजीवी, सतीश कुमार। इनके द्वारा इस बार उड़ीसा मास्टर 2024 का बैडमिंटन टाइटल जीता गया है। और अगर बात करें फीमेल कैटेगरी में तो फीमेल कैटेगरी में हम नहीं जीत पाए। चाइना की खिलाड़ी काई यान यान, इनका नाम है काई यान यान, इन्होंने भारत की तन्वी शर्मा को हराया फाइनल में। ठीक है, तो फीमेल कैटेगरी में हम हार गए और मेल कैटेगरी में इस बार हम टाइटल जीत गए। ये कौन सी टीम है जिसने 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? तो इस बार फाइनल खेला गया मुंबई और एमपी की टीम के बीच में, और फाइनल में मुंबई ने एमपी को हरा दिया। इसी के साथ आज तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई टीम ने दूसरी बार जीत ली है। आज तक सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है आज तक तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा बार, टोटल 3 बार इन्होंने जीती है, 2007, 2021 और 2022 की ट्रॉफी। इसके अलावा मुंबई हो गई और गुजरात, कर्नाटक और बड़ौदा की टीमें, इन सभी ने दो दो बार ये ट्रॉफी जीती हुई है। प्लेयर ऑफ द सीरीज इस बार अजिंक्य रहाणे रहे हैं मुंबई की तरफ से। रहाणे ने 469 रन बनाए हुए हैं पूरी सीरीज में। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी चंडीगढ़ के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह ने 18 विकेट लिए इस पूरे टूर्नामेंट में। किसी भी एग्जाम के लिए आप मेरे जीएसजीके के फाउंडेशन बैच से तैयारी कर सकते हैं समय बचाते हुए। ये फाउंडेशन बैच हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर भी कवर करता है। पूरे पैकेज के फॉर्मेट में है। बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विंटर ऑफर भी चल रहा है। सेफ 50 कोड अगर आप लगाते हैं तो आधी फी जस्ट हो जाती है इस समय पर। तो इस ऑफर का फायदा लेकर आप अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि एग्जाम्स को 2025 के कैलेंडर के आधार पर ज्यादा समय नहीं रह गया है। इस बैच की खास बात यह है कि आपको डेली डेली वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी जल्दी चाहें अपनी एफिशिएंसी के आधार पर पूरा बैच कंप्लीट कर सकते हैं। फटाफट से आप बैच कंप्लीट करिए, जीएस का सिलेबस कवर करिए और तब जाकर मॉक टेस्ट देना चालू करिए, क्योंकि आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट चाहे जितने भी दे लें, जीएस पे पकड़ नहीं बनने वाली है। सही तरीका यही है कि पहले आप फाउंडेशन कवर करें फाउंडेशन बैच से। एनटीपीसी वाले स्टूडेंट भी स्पेशल बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच का भी डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फी आदि करने के लिए सिर्फ 50 लगा लीजिएगा, जिससे कि फी आदि हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे पर्टिकुलर बैचेस भी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए ले सकते हैं, जैसे कि केवल हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, ओनली ज्योग्राफी, ओनली साइंस, इस तरीके के बैचेस भी अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, लिम्फोसाइट सेल जो हैं ये इनमें से किस में पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में या फिर पैंक्रियास में? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।